नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू संतोष जीएस क्लासेस। मैं हूं ऐश्वर्य। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सकारात्मक होंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भारत का भौतिक स्वरूप बताया था, उसी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से एक बार हम देखते हैं। ये इंडिया है, अपना प्यारा देश भारत। थोड़ा नक्शा रफली बन रहा है, फ्री हैंड वाला, इससे आप केवल इसको समझ सके। बाकी आप मोबाइल पर देख सकते हैं, गूगल पर इंडिया के मैप को, या एटलस लेके खरीद के देख सकते हैं, बुक में एटलस की। ये समझने के लिए हम केवल इंडिया बना रहे हैं यहाँ पर। ये अपना प्यारा देश भारत है। ये भारत। तो हम इसके भौतिक स्वरूप की चर्चा करते हैं। तो भौतिक स्वरूप में हम ऊपर से चलते हैं। तो पहले तो हमारा पर्वतीय क्षेत्र आ जाता है। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ये सब पर्वतीय क्षेत्र हमने बताया था। हिमालय रेंज पर्वतीय क्षेत्र में हमने, उसके बाद जो है इसी में पर्वतीय क्षेत्र व उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र व उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र किया जाता है। उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र मतलब ये वाला रेंज पूरा जाता है पर्वत, ये वाला पूरा पर्वत सेगमेंट मैंने पढ़ा दिया। ये आपका टॉपिक हो चुका है। इसी में एक बात बतानी है, जैसे प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। वैसे तो एक प्रश्न ये रह जाता है हिमालय से कि सीक्वेंस बताओ, सबसे ऊपर कौन था हिमालय में? ट्रांस हिमालय। फिर सेकंड पे कौन था? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। फिर तीसरे पर दक्षिण, उससे नीचे कौन आता था? लघु हिमालय, लघु हिमालय। फिर उससे नीचे शिवालिक रेंज। जो सबसे पूछा सबसे निम्नतम क्षेत्र में कौन सा है, तो शिवालिक हिमालय है। और सीक्वेंस आए उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ये लगाएंगे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय। लघु हिमालय को और क्या कहते थे? हमने बताया था मध्य हिमालय कहते थे, मध्य हिमालय। लघु हिमालय को मध्य हिमालय, और बृहद हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते थे। हिमाद्री, हिमाद्री, हिमाद्री या हिमाद्री लिख देते थे, हिमाद्री। एक तो हिमालय को भी ऐसे पूछ सकते हैं, लेकिन कभी कभी सीक्वेंस भी देता है। ट्रांस हिमालय के ये बताता है, ट्रांस है, बृहद है, लघु है, शिवालिक, कुछ नहीं बताता है। प्रश्न सीधे ऐसे रख देता है कभी कभी। ये सीधे पहले सबसे ऊपर काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, काराकोरम, काराकोरम। फिर उसके बाद जो है दूसरी कौन सी? लद्दाख, लद्दाख। ये सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। फिर इसके बाद जास्कर, जास्कर। फिर इसके बाद यहाँ से जम्मू कश्मीर से कौन? पीर पंजाल, पीर पंजाल, पीर पंजाल। और फिर जो हिमाचल प्रदेश की होती हुई जाती है, ये कौन? धौलाधर। ये सीक्वेंस पूछ देता है, धौलाधर। ये सीक्वेंस याद रखना है। कभी कभी ये तीन ऊपर के दे देगा, बताएगा दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताओ, तो जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। कभी कभी दे देगा कि ये चारों दे देगा, ऊपर की चार दे देगा, उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कभी कभी नीचे की पूछ लेगा, दक्षिण से उत्तर, तो धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेता है। तो हमें कुल मिला के सीक्वेंस याद रखना है। इसमें कभी पूर्व से पश्चिम नहीं होता है। और जो हमने यहाँ बताया था बृहद हिमालय में, उसमें पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, जिसमें हमने बताया था इसे यहाँ पर सबसे पहले नंगा पर्वत, फिर यहाँ पर कामेत, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऐसे होते हुए अन्य धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर गौरी शंकर, फिर माउंट एवरेस्ट, मंसालू, यहाँ पर नामचा वारबा में खत्म हुआ था, उससे पहले कंचनजंगा। तो ये पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। ये जो है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। इस प्रकार के वनडे एग्जाम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। आज का विषय जो है उसी पे चर्चा होती है। तो पहला तो भारत का भौतिक स्वरूप जो है, उसका पहला पॉइंट तो भारत का भौतिक स्वरूप में पर्वतीय क्षेत्र हो गया, हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया। फिर दूसरा जो है इसका आता है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, या पहले हम इसको मैदान, इसके बाद क्या आता है? मैदान। मैदान पढ़ना है। मैदान में कुछ इतना विशेष नहीं है। फिर मैदान के बाद यहाँ पर गुजरात का, कुछ उत्तरी गुजरात का हिस्सा और पश्चिम राजस्थान का हिस्सा।
तो ये कौन सा है, मरुस्थलीय क्षेत्र पढ़ना होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र ये मान लिए ये यहाँ से इंडिया ऐसे नीचे की ओर जाता है, ठीक, मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके बाद जो ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र के बाद ये जो ऐसे ये पठार पड़ता है, ये ऐसे पठार पड़ता है, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। फिर हमें पठारी क्षेत्र पढ़ना है, पठारी क्षेत्र, पठार, प्लेट्यू, ठीक। फिर उसके बाद प्लेट्यू के बाद जो है ये जो कोस्टल एरिया किनारे बच रही है, ये मतलब सीमा रेखा समुद्र से लग रही है, ये तट रेखा भारत की, तट रेखा से, और भारत का जो पठार क्षेत्र है, जो बीच में थोड़ा सा मैदान बचता है, कौन सा, तटीय मैदान कहलाता है। तो तटीय मैदान पढ़ना है। इधर भी बंगाल की खाड़ी का पानी, तो यहाँ भी तटीय मैदान है, ठीक, नीचे भी तटीय मैदान होता जाके है। तो फिर हमें कौन सा पढ़ना है, तटीय मैदान, तटीय मैदान, तटीय मैदान। फिर इसके बाद जो है इधर को कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, वो क्या, अंडमान निकोबार वाला, और इधर लक्षद्वीप, इनको डिटेल से पढ़ना है। हालांकि थोड़ा सा हमने वहां पर भारत के परिचय में इनके बारे में जान लिया था। यहाँ पर जो है तटीय द्वीप समूह, द्वीप समूह, द्वीप समूह, उनके बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल ज्यादा बड़ा भी होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये पर्वतीय क्षेत्र से प्रश्न ज्यादा लगता है, और एक जो है पठारी क्षेत्र। दो डिटेल काफी इनकी बड़ी होती है, इनमें इतना डिटेलिंग नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा एक पॉइंट नहीं है। मैदान भारत में विशेषकर इतना अहम रोल नहीं दिखाता है जितना पर्वतीय क्षेत्र का रहता है और पठारी क्षेत्र का। तो अब हम आज पठार पढ़ेंगे, पठार पे चर्चा करते हैं। जो भारत का पठार जो है, जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र जो है पठार का ही आता है। लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत का पठारी क्षेत्र फैला हुआ है, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो हम पठार पढ़ने के लिए ये जाते हैं यहाँ पर। ये ऊपर का नक्शा बनता है, लेकिन है पठार पढ़ना। तो पठार, पठार किसे कहते थे हमने पहले बताया था। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था ये बताया था। तो ये जो है क्षेत्र यहां तक हमने बताया था 1000 मीटर प्लस, 1000 मीटर जो प्लस है, मतलब 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्या कहते हैं, पर्वत कहते थे। फिर ये जो है हिस्सा, ये उबड़ खाबड़ कितना, 500 मीटर तक, ये हिस्सा कितना हो, 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र, 500 मीटर से ये अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ये क्या कहता है, पठार कहलाता है। तो इसका पठार की बात क्या हो गई, पहला क्या होता है, पठार 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो भूखंड को क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। भारत का जो पठारी क्षेत्रफल है वह जितने भी भौतिक प्रदेश हैं, पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, तटीय सीमा है, तटीय मैदान है, उनमें सबसे अधिक क्षेत्रफल है किसका, पठार का। 500 से, पहली बात तो 500 से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र वाला भूखंड, भू क्षेत्र पठार कहलाता है, पठार कहलाता है, ठीक। फिर दूसरी बात क्या हो गई, पठार भारत का सबसे अधिक भौतिक प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश कौन सा है, पठार है, पठार। फिर दूसरी बात, जो कितना आखिर है, कितना है इसका क्षेत्रफल, पठार का क्षेत्रफल कितना है, पठार का क्षेत्रफल जो है, पठार का क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब जो बात आती है पठार की, बात और क्या हो सकती है, पठार ये है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो हमने शुरू में बताया था पृथ्वी के बारे में, जब पृथ्वी टूटती है तो जब पेंजिया टूटता है तो नीचे का हिस्सा गोंडवाना लैंड हो जाता है, ऊपर अंगारा लैंड हो जाता है, यहाँ पर गोंडवाना लैंड। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया यही रहता है, भारत खिसक के ऊपर चला जाता है। तो भारत जो मेन देखा जाए किसका हिस्सा है, भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत किसका हिस्सा है, तो मेन नीचे का हिस्सा जो है पठार में है। तो भारत का जो पठार है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। पठार भारतीय पठार है, भारत का पठार, भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है,
गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। फिर बात आती है गोंडवाना लैंड के हिस्से पे। और अब भारत के पठार की जो आकृति है, क्योंकि भारत जो है एक प्रायद्वीप देश है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो, ठीक, पानी से घिरा। तो भारत तीनों ओर से पानी से, भारत प्रायद्वीप है। और भारत में पठार भी तो ऐसे ही होगा कि समुद्र में चला जाएगा। तो भारत का पठार भी कैसा हुआ? ये भी भारत का जब आकार त्रिभुजाकार, तो भारत का जो पठारी क्षेत्र है इसकी भी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। भारत का पठार जो है, पठार का आकार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। इसको और ऊपर कर लेते थोड़ा। ये भारत का जो पठारी क्षेत्र है ये त्रिभुजाकार। फिर एक और बात आती है, जो भारत का पठार है इसकी संगत कैसी, मतलब इसकी जो है प्रकृति कैसी है? तो भारत का पठार जो है ऐसे झुका हुआ है, मतलब इधर को झुका है, इधर को। तो जो नदियां ज्यादातर सब इसमें आती हैं, जैसे महानदी हो गया, फिर गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, सब नदियां किधर गिर रही हैं? इधर के ओर गिर रही हैं, मतलब इधर से निकलती हैं। ये पश्चिमी भाग है तो इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। पश्चिमी घाट से गिरकर किधर गिर रही हैं? ये पूर्वी घाट से होते हुए कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जब गिर रही हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जब नदियां गिर रही हैं, तो यहाँ पर इसे कोई, यहाँ पर महानदी आती है तो ऐसे कटती है, यहाँ कटती है, कई सारी यहाँ धाराएं हो जाती हैं, तो ये सब दलदली क्षेत्र बना देती हैं। इसके साथ जैसे जब कोई नदी आती है, फिर ऐसे कटती, ऐसे कटती, फिर ऐसे कटती, तो बीच का जो क्षेत्र होता है डेल्टा कहलाता है। तो यहाँ डेल्टा का बहुत निर्माण होता है, यहाँ पे डेल्टा का बहुत सारा निर्माण हो जाता है। तो और साथ ही साथ उससे जो पहले जमीन होती है काफी उपजाऊ हो जाती है नदी गिरने से पहले। तो यहाँ पर काफी उपजाऊ जमीन है और छत्तीसगढ़ राज्य भी है, तो सबसे अधिक धान की खेती महानदी बेसिन में होती है। इधर की जमीन पे काफी खेती की जाती है। अब जो बात आ जाती है पठार का, जो हमने पूर्वी हिस्सा देख लिया, इसकी प्रकृति क्या है? इधर की ओर झुकी हुई है, इधर की ओर ऊंचा है। साथ साथ जब चूंकि ये मैदानी हिस्सा है, तो जब हम नीचे की ओर आते हैं तो मैदान खत्म हो रहा, पठार बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब, प्रश्न एक बार आया था प्रकृति में, तो ये जो पठार उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, मतलब इधर से इधर की ओर जब हम पठार पर बढ़ते हैं तो ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती है। जब उत्तर से दक्षिण की ओर हम बढ़ते हैं तो हाइट क्या होती है? इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ऊंचाई क्या होती है? इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। इधर से आ रहे हैं तो मैदान शुरू होता, पठार आता था, यहाँ पर नीलगिरी, फिर ऊंचाई बढ़ती जाती है, नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डेमम, फिर पहाड़ियां शुरू हो जाती है दक्षिण में। तो ये भी प्रकृति हो गई। अब हम पठार को पढ़ना कैसे है, कितने रूपों में इसको तोड़ना है, ये तो पठार के बारे में जानकारी हो गई थोड़ी बहुत। अब इसके बारे में क्या है, लगभग पठार से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसमें हो गई। लेकिन अब पठार के हर एक पठार की डिटेल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन पे ध्यान रखते हुए हर पठार के हिस्से को तोड़ना है, तोड़ के पढ़ना है। ये जो है भारत हो गया, भारत का पठारी क्षेत्र पढ़ना। तो पठार में देखा जाए, भारत का जो पठार है, भारत का पठार, इसको कैसे कर सकते हैं? इसको तीन भागों में देखते हैं। पहला केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, जो मतलब केंद्रीय उच्च भूमि का जो पठार होगा वो। फिर उसके बाद केंद्रीय उच्च भूमि के बाद डिस्कस करते हैं। इसके बाद यहाँ वाला जो पठार है, ये जो है ऐसे ऐसे, जो ये जो है ऐसे दिखा जाता है, तो ये वाला जो हिस्सा है, तो बाहर का थोड़ा, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा, तो ये उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार। फिर जो है उत्तर पूर्वी पठार के बाद जो हम देखते हैं ये वाला हिस्सा आता है नीचे, जो है दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। अब हमको इसी प्रकार पठार पढ़ना है। पहले केंद्रीय उच्च भूमि, फिर उत्तर पूर्वी पठार, फिर दक्कन पठार। अब जो केंद्रीय उच्च भूमि का पठार देखते हैं, कितने रूप में इसको तोड़ सकते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि का पठार, तो यहां पर शुरू होता है केंद्रीय उच्च भूमि का पठार। ये राजस्थान है, केंद्रीय उच्च भूमि का पठार, ये मानते हैं ये केंद्रीय उच्च भूमि का पठार है, ये केंद्रीय उच्च भूमि का पठार। इसकी जो पश्चिमी सीमा है, उत्तर पश्चिमी सीमा या पश्चिमी सीमा इसकी कह लो, उत्तर पश्चिमी सीमा जो है
कौन सा इसी पठार में आता है? अरावली क्षेत्र आता है क्या? अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र आ गया। ये अरावली क्षेत्र या अरावली पर्वत, अरावली पर्वत कहाँ? ये उत्तर पश्चिम में। फिर इसके बाद बढ़ते हैं उत्तर पूर्व की ओर, तो यहाँ क्षेत्र जो है यहाँ पे मालवा जाता है। ये सब, ये तो अरावली क्षेत्र आ गया, ठीक। फिर ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है? मालवा। ये इसके बाद मालवा पठार, इसी में मालवा पठार, मालवा पठार। फिर थोड़ा सा और बढ़ते हैं, मालवा पठार से थोड़ा सा पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तो ये कौन सा पठार में होता है? यहाँ पे बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार। अब बुंदेलखंड पठार के ही पास में जो है इससे लगा हुआ एक बघेलखंड है, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़, तो बघेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, ठीक। अब इसके यहाँ पर पूर्व में ये क्या है? पूर्व है, ये पूरा पूर्व। तो पूर्व में कौन आता है? इसी में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार। अब छोटे नागपुर पठार में ही हम आगे देखते हैं। अभी छोटा नागपुर पठार आ गया, इसी के नीचे जो थोड़ा सा बढ़ेंगे छोटा नागपुर पठार के और छत्तीसगढ़ पड़ता है, तो इसी में छत्तीसगढ़ पठार हो जाता है, केंद्रोच्च भूमि में आता है छत्तीसगढ़ पठार, छत्तीसगढ़ का पठार। और छत्तीसगढ़ के पठार में ही जो कौन सा है? दंडकारण्य पठार, इसी में छत्तीसगढ़ का पठार, ही समझो नीचे वाला हिस्सा दंडकारण्य पठार। तो हमको इस प्रकार पढ़ना है। सबसे पहले हम अरावली पढ़ना है। अरावली कहाँ है? राजस्थान में, तो सबसे पश्चिम में अरावली। तो अरावली के बारे में चर्चा करते हैं, क्या है अरावली। तो हम पश्चिमी जो कहाँ है? भारत, राजस्थान में है, लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक फैली? तो राजस्थान में ही नहीं फैली है, यहाँ पे ऊपर उत्तर में दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली हो गया, तो अरावली ऐसे आती है, यहाँ पर दिल्ली और क्योंकि दिल्ली भी कई राज्यों के में एनसीआर लगता है, नेशनल कैपिटल रेंज, तो दिल्ली में कुछ हिस्सा जो है हरियाणा का लगता है, तो दिल्ली हरियाणा तक ये फैली है, हरियाणा तक। ये कौन? अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है। हम वहां से बता रहे यहाँ अरावली है, इसको हम इधर ले आए हैं अरावली रेंज, अरावली रेंज को हम यहाँ ले आए। इसे एक बार हम बता रहे हैं अरावली को, अरावली ये पर्वत है, अरावली पर्वत। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है ये कहाँ है? दिल्ली, ये ऐसे आई है, दिल्ली हरियाणा से होते हुए यह कहाँ तक आती है? राजस्थान पड़ता है, राजस्थान है। फिर यहाँ तक गुजरात तक आ जाती है, उत्तरी गुजरात तक आ जाती है, गुजरात तक आ गई। अब जो इसमें आता है गुजरात तक ये आ जाती है। तो सीमा कहाँ से कहाँ तक है? और ये अरावली पर्वत रियल में क्या है? जो अरावली पर्वत रियल में ये वलित पर्वत था, ये अरावली पर्वत रियल में क्या था? वलित पर्वत, मतलब जैसे हिमालय था वैसे वलित पर्वत था, ये वलित पर्वत था। अरावली क्या था? एक वलित पर्वत। लेकिन भविष्य में हुआ क्या? इसमें खूब सारा अपर्दन होता रहा, बारिश हुई, वायु चली, तूफान आया, तो इसमें अपर्दन होता रहा। अपर्दन से में क्या होता है? मिट्टी का कटाव बह जाता है, तो इसमें मिट्टी का कटाव होता रहा। फिर ये ऐसे हो गई और जमीन में आगे कम हो गई, इसकी ऊंचाई फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, अब लगभग बहुत ही कम रह गई है। तो ये समझो एक मैदान जैसी बनती जा रही है। तो ये कौन सी थी? ये वलित पर्वत शुरू में था, ये वलित पर्वत। अपर्दन बहुत होता रहा, तो अपर्दन के कारण ये कौन सी बन गई? अपशिष्ट पर्वत बन गया है। क्या बन गया है? अपशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल, ठीक है, ये अपशिष्ट पर्वत हो गया। तो ये अरावली कैसा पर्वत पूछा आता है? अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, तो अवशिष्ट पर्वत, और प्राचीन पर्वत है, प्राचीनतम पर्वत में से है अरावली। तो अवशिष्ट पर्वत। अब देखो यहाँ पर सांभर लेक पड़ती है इसके अरावली के पूर्व भाग में। सांभर झील किसके लिए फेमस है? खारे पानी के लिए फेमस है, यहाँ से नमक काफी बनाया जाता है, ठीक।
अब जो सांभर झील से एक नदी निकलती है लूनी नदी, यहाँ से निकल रही है, तब तो ये इसका पानी यहाँ से जब निकलेगी जितना दूर बढ़ेगी उसका खारापन कम होगा। यहाँ पर बहुत ही खारी है, फिर उसके बाद थोड़ा खारापन कम होता जाता है। तो यहाँ पर आ जाती है ये कच्छ का रण है। जैसे भारत बनता है तो ये राजस्थान हो गया, यहाँ से अरावली निकल रही है, यहाँ से अरावली नदी निकली तो यहाँ पर अरावली नदी आई। तो ऊपर का क्षेत्र क्या है गुजरात में, कच्छ का रण है। तो ये कच्छ के रण में ये लुप्त हो जाती है। ये क्या होती है, कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, कच्छ का रण है। कच्छ के रण में नदी लूनी नदी लुप्त हो जाती है। जब लुप्त होती है तो वहां की जो जमीन है उसको क्या कर देती है, बहुत ही दलदली कर देती है। तो इसीलिए इस नदी को, ये लूनी नदी है, इसीलिए इस लूनी नदी को क्या कहते हैं, पूछा आता है। अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण कौन सा है, अंतःस्थलीय नदी या अपवाह कह देते हैं नदी को। दूसरा रूप क्या है, अपवाह भी कहते हैं, ड्रेनेज। अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण कौन सी है, लूनी नदी।